नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 22 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। अब चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न, नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी के एनजीओ का क्या नाम है? इनके एनजीओ का नाम बचपन बचाओ आंदोलन है, यानी ए ऑप्शन सही होता है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? इसका उत्तर होता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो कि मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष प्रक्षेपण के संबंध में कौन से कथन सत्य है? होप प्रोब मिशन यूएई का मंगल ग्रह के लिए मिशन है, जो खाड़ी देश का पहला अंतरिक्ष मिशन है। तो इसमें थोड़ा सा आपको संशोधन करना पड़ेगा, कल हमने शायद गलती की थी। तो जिसमें ये खाड़ी देश का पहला अंतरिक्ष मिशन नहीं है, इससे पहले यूएई ने स्वयं ही 3 और मिशन जो है लॉन्च कर दिए हैं। लेकिन एक पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है, यानी कि ऐसा कोई मिशन है जो अर्थ के अलावा सैटेलाइट लॉन्च हो गई हो। तो ये आपका पहला कथन गलत हो जाता है। यह 2021 में मंगल ग्रह पर उतरेगा, तो यहाँ पर 2021 में तो पहुँचेगा, लेकिन मंगल ग्रह पर उतरेगा नहीं। ये मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा। इससे जापान के अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, बिल्कुल सही है। तो इनमें से जो भी विकल्प है इसमें कोई नहीं सही है, तो आप इसमें जो केवल है 3 ऑप्शन सही हो जाता है, तो इसमें आप संशोधन कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। समाचार पत्र में सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रिलीफ फॉर सचिन पायलट कैंप एज हाई कोर्ट होल्ड्स ऑफ वर्डिक्ट टिल फ्राइडे। तो आप जान रहे हो कि राजस्थान में जो राजनीतिक अस्थिरता है उसमें जो है सचिन पायलट का खेमा जो है वर्तमान जो कांग्रेस सरकार है उससे अलग हुआ है और अपना विरोध दर्ज किया है। तो उनके खिलाफ एक नोटिस भी जारी की गई कि इनको क्यों ना दल बदल कानून के अंतर्गत इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। तो उसके खिलाफ जो है सचिन पायलट और उनके खेमे के सभी सदस्यों ने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील याचिका की दायर की थी, जिसके बाद उनके वकील हरीश साल्वे ने कहा कि कोई भी अगर एमएलए जो है सीएम के कार्यविधि के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो उसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर तो नहीं ट्रीट करना चाहिए हमें। और दूसरी बात ये भी कि जो विप जारी की गई है वो केवल असेंबली के दौरान विप का मान्य होती है, ना कि चाहे जब भी जारी कर दो। और अभी सदन सत्र में नहीं है, तो इसलिए माना नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अगर इनको सदस्यता रद्द भी की जाती है तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। इन्होंने तो कोई ऐसी गतिविधि की नहीं, ये अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा। इन सभी आधारों को इनके वकील ने, इनके जो अधिवक्ता, इनके पक्ष के वकील हैं, उन्होंने रखा, जिसके बाद जो है हाई कोर्ट ने कहा है कि जो स्पीकर का डिसीजन होगा अभी जो है कोई डिसीजन डिस्क्वालिफिकेशन पे नहीं लेंगे फ्राइडे तक, ये बात बताई गई है। अगली न्यूज, 35 ईयर्स ऑन 11 पुलिसमैन कन्विक्टेड ऑफ रॉयल्स किलिंग। तो एक 1985 के मर्डर है उस पर अभी निर्णय आया है, जिसमें 11 पुलिस वालों को सजा हुई है। तो क्या मामला था हम देखेंगे। राजा मान सिंह जो भरतपुर प्रिंसली स्टेट था, राजस्थान का भरतपुर जो क्षेत्र है वहाँ का प्रिंसली स्टेट था, वहाँ के ये राजा थे। तो क्या हुआ था, जो इनका राज परिवार था, इनका राजघराना था, उसका जो झंडा हुआ करता था हर प्रिंसली स्टेट्स का, तो इनके झंडे को उस समय 1985 के दौरान जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने इसका अपमान किया था, जिसके बाद ये क्रोधित होकर उस समय के जो कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट थे उनकी रैली जो थी उस पर जो है जाके अपनी कार चढ़ा दिए थे, रैली जहां हो रही थी उसके स्टेज पर। और जो उनका हेलीकॉप्टर था जिससे उनको जाना था, सीएम कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उसको भी डैमेज कर दिया था। तो जिसके बाद जो है अगले ही दिन 21 फरवरी 1985 को इनकी हत्या कर दी गई, इनको मार दिया गया पुलिस द्वारा। तो अभी इस केस का निर्णय हुआ है जिसकी सीबीआई जांच कर रही थी। तो अभी इस केस के निर्णय में ये आया है कि 11 पुलिस वालों को इसके मर्डर का आरोपी माना गया है। तो ये हमने देखा राजा मान सिंह जो कि भरतपुर प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे, इनकी जो हत्या की गई थी पुलिस वालों के द्वारा, अभी उसका निर्णय आया है 35 वर्षों बाद। अगला न्यूज़ आर्टिकल है, क्लोज टू लिमिटेड ट्रेड डील विथ यूएस। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स हैं, हमारे कॉमर्स के जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने बताया कि हम यूनाइटेड स्टेट्स से जल्द ही एक ट्रेड डील साइन करने के करीब ही हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि कुछ इससे पहले जो है हमारा एक प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट था, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे लिस्ट थी आर्टिकल्स की जिस पे हमें एक्सपोर्ट करने पे वहाँ पर यूएसए कोई टैक्स नहीं लगाता था। लेकिन उसके बाद जीएसपी जिसको बोलते हैं, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसको ट्रंप ने ही इसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद अभी इंडिया कोई ट्रेड डील ढूंढ रहा है कि अच्छी से ट्रेड डील बार्गेन करके हम यूएसए से कर सकें। तो उसी के संबंध में जानकारी दी है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने कि अभी हम जल्द ही एक ट्रेड डील साइन करने के करीब हैं। बस 1-2 फ़ोन कॉल्स और होंगी, कुछ चीज़ें हैं जो उनको नेगोशिएट कर लेंगे, फिर ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी।
अगली न्यूज़ आर्टिकल है अमरनाथ यात्रा कैंसल्ड। तो जो अमरनाथ यात्रा है इसको कैंसिल कर दिया गया है कोविड-19 पैंडेमिक के स्प्रेड होने के डर से। अमरनाथ यात्रा कहाँ पर है ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किस क्षेत्र में आकाई जाती है, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में, ये आपको बताना है। अगला न्यूज़ आर्टिकल एक सीरो सर्वे से रिलेटेड है। सीरो सर्वे क्या होता है हमने कई बार डिस्कस किया है। इसमें जो आम जनसंख्या होती है उनके बीच से ब्लड लेके उनका जो सीरम एक्सट्रैक्ट करके उसको टेस्ट किया जाता है कि यदि कोई हाल ही में इनके ब्लड में एंटीबॉडीज जनरेट हुई हों। इससे क्या पता लगाया जाता है कि अगर कोई एंटीबॉडीज हाल ही में जनरेट हुई है इसका मतलब वो व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित था। तो ऐसे में एक सीरो सर्वे कराया गया है एनसीडीसी द्वारा, जिसमें ये पाया गया है कि लगभग 23% जो दिल्ली में रहने वाले हैं उनके जो है ब्लड में वायरस एंटीबॉडी पाया गया है वायरस के खिलाफ। इसका मतलब वो किसी न किसी समय पर वायरस से इफेक्टेड थे। लगभग 23% दिल्ली वालों के ऊपर ये बात बताई गई है। अब हम अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी है, देखते हैं, ये सारी लोकल न्यूज़ थी। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी आ जाती है एमपी गवर्नर लालजी टंडन पासेज अवे। तो जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका देहांत हो गया अभी जल्द में, कल उनका देहांत हो गया। ये 3 बार एमएलए रह चुके हैं और एक बार लखनऊ कॉन्स्टिट्यूंसी से 2009 में लोकसभा के लिए सांसद भी चुने जा चुके हैं। तो इनका देहांत हो गया है। ये जो है मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। आपको ये पूछा जा सकता है छोटी परीक्षाओं में, आपको ध्यान देना है। मिनिस्ट्री कॉशंस अगेंस्ट यूज ऑफ N95 वाल्व मास्क। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है कि जो N95 मास्क को हम बहुत ही सुरक्षित मानते थे वो वाकई में उतना सुरक्षित नहीं है जितना हम समझते हैं। क्यों, कारण क्या बताया गया है? कारण ये बताया गया कि जो वाल्व होता है इसमें N95 मास्क में, इसके माध्यम से जो वायरसेस इंटर कर सकते हैं या फिर जो कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है अगर वो मास्क लगाया हुआ है तो वो जब सांस को बाहर छोड़ता है तो उन वाल्व्स के माध्यम से वो सांस बिना ही दोबारा जो है फिल्ट्रेशन किए हुए, क्योंकि इसमें कोई फ़िल्टर बाहर एक्सहेलेशन के लिए कोई फ़िल्टर नहीं लगा होता है, तो वो वायरस उसके साथ बाहर आ सकते हैं। तो ये इसकी N95 मास्क की कमियां थी। अब N95 मास्क को हम समझ लेते हैं क्या होता है। N का मतलब क्या होता है? N मतलब होता है नॉन ऑयल, यानी कि जो नॉन ऑयल पोल्यूटेंट है उनसे बचाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। 95 का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो भी एयर में लगभग जितने भी प्रदूषणकारी तत्व होंगे उनका 95% तक ये मास्क फिल्टर कर देता है, यानी कि 95% प्रदूषणकारियों से हमें बचाता है। इसलिए इसका नाम N95 मास्क रखा गया है। लेकिन अभी जो है पाया गया कि ये उतना प्रभावी नहीं जितना हम समझते हैं, इसलिए हमको और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगला न्यूज आर्टिकल है पुणे फर्म्स टू मेक बिलियन डोजेज ऑफ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन्स। तो पुणे की में जो एक फर्म है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने बताया कि हम लगभग 1 बिलियन डोज बनाएंगे। जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है ट्रायल, फर्स्ट फेज ऑफ ट्रायल में काफ़ी सक्सेसफुल भी हुई है। हमने कल न्यूज आर्टिकल में देखा था लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों पर ट्रायल किया गया, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसी वैक्सीन का फेल होने की संभावना बहुत ही कम है और हम 1 बिलियन से ज़्यादा डोजेस तैयार करने की स्थिति में हैं और भारत इस वैक्सीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होगा। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है, इसकी जो एक्टिविटी है। अगली न्यूज आर्टिकल है ओवर 3 लाख हिट बाय फ्लड एमिड वायरसेस इन बिहार। तो अभी जैसे कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, इसी दौरान बिहार में बाढ़ भी आई है, लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। तो ये एक आपका मेंस का आंसर भी हो सकता है। आपको सोचने की आवश्यकता है कि बिहार में बाढ़ आने के क्या क्या कारण हैं, कौन सी नदियां हैं वहाँ पर। बिहार में जो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, मैदानी इलाकों में होने की वजह से इसमें बाढ़ आता है या फिर पर्वत के किनारे होने की वजह से बाढ़ आता है। ये सारे कारण आपको विचार करने की आवश्यकता है। अगला न्यूज आर्टिकल है प्ली चैलेंजिंग टू एनओसी टू पार्लियामेंट प्रोजेक्ट इन सुप्रीम कोर्ट। तो जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की बात कही जा रही है तो उसको विरोध करते हुए जो उस पर एनओसी कैसे दी गई, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे दिया गया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा और संस्थानों के द्वारा, इसके संबंध में एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में कि जो पार्लियामेंट्री नई बिल्डिंग बन रही है। अगला न्यूज आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको गौर से ध्यान देना है इसको। चाइना रिपीट्स क्लेम ऑन भूटान सीस्ट। तो चाइना जो है उसकी जैसे नीति रहती है, आप जानते होंगे कि वो कहता है, आज कहता है हमारा यहाँ तक है, फिर कहता है अगले दिन कहता नहीं इससे भी ज़्यादा हमारा है। वो ऐसे ही झूठ में कब्जा करने का इसकी एक टैक्टिक्स ही है। तो ये टैक्टिक्स ये भूटान पर भी आजमाता है। तो भूटान के संबंध में क्या मामला हम देखेंगे तो 1996 में चाइना ने एक प्रपोजल रखा था कि ऐसा बोला था भाई
कि जो है आपको हम 495 स्क्वायर किलोमीटर्स का क्षेत्र उत्तर में भूटान के दे रहे हैं, उसके बदले आप हमें पश्चिम में जो भी चारागाह लगभग 269 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र हमें दे दो। यानी कि वो ज़्यादा भूमि भूटान को दे रहे थे, बजाय में भूटान को कम भूमि देनी थी। यानी कि वो स्वैप कर रहे थे, इसको डोकलाम स्वैप बोलेंगे। यानी कि इसके अंतर्गत डोकलाम जो इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है वो चाइना के पास चला जाता। तो इससे भूटान को तो फ़ायदा था कि इसको ज़्यादा भूमि मिल जाएगी कम भूमि देने की वजह से, लेकिन इंडिया को प्रॉब्लम थी। इंडिया को प्रॉब्लम क्यों थी? क्योंकि अगर डोकलाम चाइना के पास चला जाता है तो जो आप देखेंगे, जो आपका सिक्किम और पश्चिम बंगाल और के बीच में और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के बीच में जो जगह है बहुत पतली सी जगह है। इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं। ये जैसे मुर्गी की गर्दन होती है, बहुत पतली होती है। तो अगर इतनी पतले जगह पर चाइना के उसका आसपास होगा तो उसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटजिक होगी और चाइना उसी को कट करके, उसको कंट्रोल करके नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर भी कब्जा कर सकता है बाद में ऐसे करके। इसलिए ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इसको किसी दिन हम मैप से एक सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, जो इंडिया चाइना भूटान मैटर है। तो अभी क्या हुआ है, तो जो है चाइना ने जो भूटान की एक साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साक्तेब वन्यजीव अभयारण्य है, उस पर भी अपना अधिकार बताया है। इसी के अंतर्गत जो यूएनडीपी की एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, जिसके अंतर्गत जो एनवायरनमेंट संबंधी फंडिंग की जाती है, उससे इस साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फंडिंग भी मिलती है। तो चाइना ने ऑब्जेक्शन किया था कि भाई ये हमारा भूभाग है, इस पर आप फंडिंग मत दीजिए, ये भूटान ने अवैध रूप से कब्जा किया है। जिसके बाद भूटान का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत ने कहा था कि नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है, ये भूटान का ही क्षेत्र है, और उसके बाद उसको फंडिंग उसकी जारी कर दी गई थी। हालांकि अभी तक केवल 3 जगहों पर विवाद था चीन और भूटान के बीच में, पसामलुंग, जाकरलुंग और डोकलाम। लेकिन अभी देखने में आया है कि चीन जो है, जैसे अपनी उसकी आदत है, वो नए नए जगहों को विवादित बताता है। उसने अभी साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी विवादित बताया है। तो ये सारी काफ़ी उसकी गंदी पॉलिसी है। ऐसा ही उसको इंडिया के साथ भी करता था। पहले वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को कहता था, बाद में अभी वो तवांग मोनेस्ट्री तक वो अपना अधिकार बताता है। तो यानी उसकी ये आदत सी रही है। ये बात बताई गई है चाइना भूटान इंडिया के संबंध में, जो इसकी चाइना की जो पॉलिसी है। अगला जो आर्टिकल है, हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ लॉन्च्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, आपका मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय है, उसने एक हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है मनोदर्पण। इसका कार्य क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट्स डिप्रेशन में या एंग्जाइटी के शिकार होते हैं, उनकी हेल्प किया जाए, उनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी गंभीर बीमारियों से बचाया जाए। इसमें क्या होगा, एक मोबाइल नंबर लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है 8448440632। इस मोबाइल नंबर से कोई भी स्टूडेंट अगर डिप्रेस है या कोई इसको प्रॉब्लम है तो वो हेल्पलाइन के रूप में काम करेगी ये मोबाइल नंबर। और एक वेबसाइट भी बनाई गई है जिसके अंतर्गत उस वेबसाइट से एडवाइजरी जारी की जाएंगी, हेल्थ टिप्स दी जाएंगी और इमोशनल हेल्थनेस, ये सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये हमने ये देखा मनोदर्पण इनिशिएटिव से संबंधित। किसने जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। अब अगली जो आर्टिकल हम देखेंगे, आर्टिकल 370 डायल्यूशन इन क्लास 12 टेक्स्ट बुक। तो अभी जो आर्टिकल 370 का डायल्यूशन हुआ था 2019 के अगस्त में, जिसके अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, वो ख़त्म हो गया। अभी उसको जो एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की बुक्स थी उससे भी इसको ख़त्म कर दिया गया है, जो नई बुक्स पब्लिश हुई हैं। तो ये सारे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से ख़त्म कर दिया गया है। जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स थी जम्मू कश्मीर की, उनसे संबंधित जो चैप्टर्स थे और जो आर्टिकल 370 संबंधित चैप्टर्स थे एनसीईआरटीज़ बुक्स में पॉलिटिकल साइंस की, उनको सबको ख़त्म कर दिया गया है, ये बताया गया है। अगली न्यूज़ आर्टिकल है वल्नरेबल ग्रुप्स पिटीशन ग्लोबल फंड। तो वल्नरेबल ग्रुप कौन से होते हैं? जो ग्रुप थोड़ी सी भी समस्या आने पर गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। तो जैसे यहाँ पर किन वल्नरेबल ग्रुप्स की बात की जा रही है? जो आपके सेक्स वर्कर्स हैं, ट्रांस पर्सनस हैं, गे हैं, बाईसेक्सुअल मेंस हैं, या ड्रग यूजर्स हैं, या जिनको HIV या एड्स हुआ है, ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस से उसने एक फ़ंड बनाया है। वहाँ उसको ग्लोबली एक फ़ंड बना हुआ है, ग्लोबल फंड फॉर एड्स, TB एंड मलेरिया। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं GFATM। तो जो ये ग्लोबल फंड फॉर एड्स, TB एंड मलेरिया है, ये हर साल कुछ ना कुछ फंड एलोकेट करता है कि ऐसे लोगों के लिए जो भी एड्स, TB, मलेरिया या अन्य सेक्स वर्कर्स हो गए, बाईसेक्सुअल मेंस हो गए, इन सब
के लिए जो है मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड किया जाता है, इन सबके लिए स्कीम चलाई जाती है। तो लेकिन अभी बताया गया है कि कोरोना पैंडेमिक में जो ऐसे लोगों ने लगभग 10,483 लोगों ने एक पत्र लिखा है और कहा है इस फंड के तहत जो भी स्कीम्स होती हैं उसका हमें डायरेक्टली कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लगभग $20 मिलियन की फंडिंग कोविड-19 के रिस्पांस में इस फंड के द्वारा दी गई है, लेकिन ये सभी आम लोगों के लिए प्रयोग हो रही है, कोई विशेष रूप से हम जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए प्रयोग नहीं हो रही है। तो इसी संबंध में कई ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस ने अपील की है, जैसे आप देखिए नेशनल नेटवर्क फॉर सेक्स वर्कर्स इन इंडिया, ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स, तेलंगाना इंटरसेक्स ट्रांसजेंडर समिति, असम नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल सेक्स वर्कर्स एजुकेशन एंड एडवोकेसी टास्क फोर्स इन साउथ अफ्रीका, ग्लोबल नेटवर्क फॉर सेक्स वर्क प्रोजेक्ट्स इन यूके। तो ऐसे सारे संगठनों ने मिलकर एक पत्र लिखा है कि जो ये फंड है इसका सही उपयोग हो और केवल जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन्हीं के लिए प्रयोग हो, ऐसे खुले में ना बांटा जाए, ये बात बताई गई इसमें। अब हम अंतर्राष्ट्रीय खबर देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबर हमारी है EU लीडर्स स्ट्राइक डील टू रिबिल्ड इकोनॉमी। तो जो यूरोपीय यूनियन है उनके नेताओं ने एक डील साइन की है जिससे मदद से जो कोविड-19 से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है उससे उबारा जाए। तो लगभग 750 बिलियन यूरो का एक रेस्क्यू पैकेज अनाउंस किया गया है ताकि जो है कोई ऐसी गंभीर समस्या ना आने पाए अर्थव्यवस्था में, उससे उसको बचाया जा सके। तो ये अभी EU लीडर्स ने एक डील साइन की है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये एक इंटरव्यू छपा हुआ है, इनका नाम है सेतुराम पंचाथनम, ये US नेशनल साइंस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। तो ये हालांकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ये US के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उसको हम डिस्कस करेंगे और इंडिया स्पेसिफिक जो बातें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इन्होंने बताया है कि जैसे जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जो रिसर्च हो रहा है वो और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये इस समय हमें साइंस ही बचा सकती है इस गंभीर बीमारी से। और बताया कि इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है इस समय साइंस टेक्नोलॉजी के जिनको गौर विशेष करना चाहिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस है, एडवांस वायरलेस है और सिंथेटिक बायोलॉजी। इन 5 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब इनसे पूछा गया कि इंडिया के साथ यूएसए का क्या कोलैबोरेशन रहा है। तो इन्होंने बताया इंडिया जो है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसके टॉप 25 इंटरनेशनल पार्टनर्स में से एक है। और लीगो जैसे आपका लीगो एक प्रोजेक्ट है, ये आपका जो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भारत की काफ़ी गंभीर रूप से पार्टिसिपेशन है। तो इन्होंने बता रहे हैं कि लीगो जैसे बड़ी पार्टनरशिप में भी इंडिया शामिल है क्योंकि इसकी जोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है। अब इनसे पूछा गया कि जो ब्रेन ड्रेन होता है, यानी कि भारत के बच्चे पढ़ने में काफ़ी तेज़ होते हैं, उनका टैलेंट जब मतलब काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, पढ़ने के बाद वो दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं। तो जिसमें बताया है कि जो इन स्पेस एक इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम जो आपका एक काउंसिल इस्टेब्लिश की गई है, जिसके बाद बताया गया इसरो चेयरमैन द्वारा क्लेम किया गया कि ब्रेन ड्रेन को इंडिया से रोका जाएगा। तो ऐसे में इनका क्या मानना है, तो ये बता रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए स्कूल्स और लेबोरेटरीज केवल नहीं चाहिए बल्कि रिसर्चर्स का एक नेटवर्क चाहिए और मेंटरशिप चाहिए होती है, गाइडिंग जरूरी होती है और इन सब के लिए समय लगता है। तो हालांकि इंडिया अच्छा काम कर रहा है और क्योंकि हम एक अपने रिपोर्ट में भी देख पा रहे हैं कि जो अब इंडिया से जॉब सीकर्स की जो टॉप क्लास की जॉब सीकर्स की संख्या है वो कम हुई है। इसका मतलब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में ही रिटेन हो रहे हैं, तो इससे ब्रेन ड्रेन भी रुकने की संभावना दिख रही है। इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ये बात इन्होंने बताया। अब हम इकोनॉमिक संबंधी न्यूज़ देखेंगे। गवर्नमेंट रेडी टू टेक मोर स्टेप्स फॉर बूस्टिंग ग्रोथ सेज फाइनेंस मिनिस्टर। तो वित्त मंत्री ने कहा है कि हम और भी कदम लेने के लिए हम तैयार हैं, गवर्नमेंट हमारी तैयार है ग्रोथ मतलब अर्थव्यवस्था में प्रगति लाने के लिए। इन्होंने ये भी बताया कि एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, ये इस समय ग्रोथ का ड्राइविंग पॉइंट है, क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे सारी इंडस्ट्री सब लो पे जा रही है लेकिन एग्रीकल्चर प्रॉपरली जा रहा है। हमने कल भी देखा था कर्नाटका में प्रत्येक वर्ष से ज़्यादा खेती इस बार हो रही है और इस बार देख रहे हैं इस समय एग्रीकल्चर एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं आपकी, जिसके बिना जो है एक भी दिन संभव नहीं है, तो उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। इसलिए एग्रीकल्चर अभी इकोनॉमिक सेक्टर का जो ड्राइविंग ग्रोथ कर रहा है। और इन्होंने बताया कि कई हम और भी फाइनेंस जैसे आपका बिजली की खपत बढ़ रही है, PMI डाटा जो है ये बढ़ रहा है, इससे संकेत है कि हमारी इकोनॉमी वापस सही रास्ते पर आ रही है। IRDAI अप्रूव्स ग्रुप वेरिएंट ऑफ कोरोना कवच। तो जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो भी आपका ब्याज संबंधी स्कीम्स होती हैं उनको रेगुलेट करती है ये अथॉरिटी, तो इसने अभी एक स्कीम जो कोरोना कवच के नाम से
छोटे समय के लिए जो छोटे समय के लिए जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं उनको अलाउ किया है कि जैसे 2-3 साल के लिए आप जो है हेल्थ इंश्योरेंस करो, ऐसे कुछ करके मतलब इंश्योरेंस कंपनियों को अलाउ कर दिया है। लेकिन नाम इसी नाम से स्कीम होनी चाहिए, और जो आपके डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स होंगे उनको आपको कुछ छूट देनी पड़ेगी। तो ये कोरोना कवच क्या है अगर पूछा जाता है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए इंश्योरेंस स्कीम है जो अभी हेल्थ सेक्टर में स्कीम लाई जाएगी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। अगली न्यूज है, ऑटो रिटेल सेल्स डिक्लाइन बाई 42%। तो जो अभी आर्थिक स्लोडाउन हुआ है इसकी वजह से ऑटो सेक्टर में 42% की गिरावट आई है ऑटो बिक्री में। ये चीज़ हमने न्यूज़ देखी। अगली इंपॉर्टेंट एक रिसर्च संबंधी न्यूज़ देखेंगे। IIT मद्रास रिसर्चर्स यूज आर्टिफिशियल मटेरियल्स एंड अल्ट्रासाउंड्स टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन लार्ज स्ट्रक्चर्स। तो IIT मद्रास ने एक बहुत ही अच्छा रिसर्च किया है जिसमें ये पाया है, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े पुल बनते हैं, उनमें ढेर सारी मात्रा में लोहे या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वो लगते हैं, एलिमेंट्स लगते हैं। लेकिन अगर उसमें जंग लग जाती है, मोर्चा लग जाती है, जैसे कोई 1 किलोमीटर लंबा पुल है तो उसमें कहाँ पे जंग लगी है या फिर लोहा कहाँ पर कमज़ोर है, तो ऐसा करना काफ़ी टफ टास्क होता है। अभी सामान्य रूप से क्या होता है, अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन होता है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी जाती हैं, तो लेकिन ये काफ़ी टफ होता है। अभी क्या किया गया है, इन रिसर्चर्स ने अभी क्या जो किया है कि ये कन्वेंशनल जो बल्क अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन है उसके बजाय ये हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स भेजेंगे, और इसके बाद जो है ये इससे जो साउंड की जो आपकी ध्वनि की तरंगे भेजेंगे, ये अगर सामान्य रूप से कोई डिफेक्ट नहीं रहेगा उस जो है मेटल में, जैसे आपका लोहे का कोई पुल बना है तो एक तरफ से अगर ध्वनि की तरंग भेजेंगे, अगर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं रहेगा तो वो तो आबाद रूप से चलती रहेगी और टाइम पर एक निश्चित फ्रिक्वेंसी में चलती रहेगी। लेकिन अगर कहीं पर भी पुल टूटा हुआ है या कमज़ोर है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी रहेगी साउंड की वो चेंज हो जाएगी या रुक जाएगी, या फिर उसके आने जाने के समय में काफ़ी अंतर देखा जा सकता है। इससे पता चल जाएगा कि पुल में कोई डिफेक्ट है। तो ये काफ़ी अच्छे रिसर्च किया है IIT मद्रास ने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे हैं, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का उत्पादन भारत की कौन सी कंपनी करेगी? भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ICMR या उपयुक्त सभी? साकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान। मनोदर्पण पोर्टल के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इसे मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को डिप्रेशन जैसी समस्याओं से बचाना है। केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इन सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।